India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने विदाई भाषण में कहा कि न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास अर्जित करना होगा। इसे आदेश दिया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। सीजेआई खन्ना के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें धारा 370 को निरस्त करना और चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देना शामिल है। उन्होंने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम किया। सीजेआई खन्ना ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए। सीजेआई खन्ना ने एक मामले में कहा कि नफरत भरे भाषण से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह योजना गुमनाम दान की अनुमति देती है, जो सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। सीजेआई खन्ना ने एक मामले में कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध थी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए बिंदु आधारित प्रणाली को खारिज कर दिया है और उच्च न्यायालयों से नियमों में संशोधन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य पॉइंट हैं: बिंदु आधारित प्रणाली खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए बिंदु आधारित प्रणाली को खारिज कर दिया है, जिसमें वकीलों को उनके अनुभव और अन्य मानदंडों के आधार पर बिंदु दिए जाते थे। नियमों में संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए नियमों में संशोधन करने को कहा है, ताकि अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई जा सके। पारदर्शिता और न्यायसंगतता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत होनी चाहिए। आइए अब इस फैसले का महत्व समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया में सुधार होगा और अधिक योग्य वकीलों को मान्यता मिल सकेगी। फैसले से उच्च न्यायालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे वकीलों और न्यायपालिका के बीच विश्वास बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे अधिक पारदर्शिता और न्यायसंगतता आएगी।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें उत्तराखंड में पंजीकृत वक्फ दरगाह को ध्वस्त करने के खिलाफ राहत मांगी गई है, जबकि केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को इस संबंध में एक वचन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वक्फ एक्ट के तहत दरगाह को ध्वस्त करने पर रोक के बावजूद दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड सरकार ने वक्फ एक्ट के तहत दरगाह को ध्वस्त करने पर रोक के बावजूद दरगाह को ध्वस्त किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने वक्फ एक्ट का उल्लंघन किया, जो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इस याचिका पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या उत्तराखंड सरकार ने वक्फ एक्ट का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह तय करेगा उत्तराखंड सरकार ने वक्फ एक्ट का उल्लंघन किया है या नहीं। याचिका के मुख्य बिंदु हैं वक्फ दरगाह का ध्वस्तीकरण। उत्तराखंड में पंजीकृत वक्फ दरगाह को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। याचिकाकर्ता ने इसे अवैध बताया है। केंद्र सरकार का वचन। केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक वचन दिया था कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए वह कदम उठाएगा। याचिकाकर्ता की मांग। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह वक्फ दरगाह के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। न्यायिक हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप कर सकता है और वक्फ दरगाह के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा सकता है। केंद्र सरकार की जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को अपने वचन का पालन करने और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए कदम उठाने का निर्देश दे सकता है। यह मामला वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और धार्मिक स्थलों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण होगा। मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती को लेकर एनआईए के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे आतंकवाद के वित्तपोषण से जोड़ना जल्दबाजी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं जो यह साबित करे कि मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त की गई हेरोइन का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जाना था। एनआईए ने आरोप लगाया था कि मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त की गई हेरोइन का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जाना था। एजेंसी ने कहा था कि यह जब्ती देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की जब्ती के मामले में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियां इसके पीछे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए काम कर रही हैं। हेरोइन की जब्ती के मामलों में जांच एजेंसियां सख्ती से कार्रवाई करती हैं और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करती हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने 4 PM न्यूज़ यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया है।
यह जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दी, जो चैनल के संपादक संजय शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर 4 PM न्यूज़ यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि यह आदेश मनमाना और असंवैधानिक है। केंद्र सरकार का आदेश वापस। अब केंद्र सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है, लेकिन याचिका को अभी भी लंबित रखा गया है ताकि ब्लॉकिंग नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूट्यूब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। चैनल को अनब्लॉक करने के बाद अंतरिम राहत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याचिका अभी भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद यह फैसला सुनाया है कि वॉल्यूम आधारित छूट प्रतिस्पर्धा कानून के तहत अनुमत है। यह मामला एक्सेल कॉरपोरेट और CCI या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच था, जिसमें एक्सेल कॉरपोरेट ने वॉल्यूम आधारित छूट के खिलाफ शिकायत की थी। CCI ने अपने फैसले में कहा था कि वॉल्यूम आधारित छूट प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद अपने फैसले में CCI के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि वॉल्यूम आधारित छूट प्रतिस्पर्धा कानून के तहत अनुमत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यवसाय को स्पष्टता मिलेगी कि वे वॉल्यूम आधारित छूट दे सकते हैं। यह फैसला प्रतिस्पर्धा कानून के अनुपालन में मदद करेगा और व्यवसाय को अपने मार्केटिंग रणनीतियों को बनाने में सहायता करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यवसायों और प्रतिस्पर्धा कानून के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला वॉल्यूम आधारित छूट के संबंध में स्पष्टता प्रदान करता है और व्यवसायों को अपने मार्केटिंग रणनीतियों को बनाने में मदद करेगा। और आपको सीधे लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां जस्टिस BR गवई CJI संजीव खन्ना के विदाई भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। He always used to remember that and speak in his speeches wherever we are present. In absence, we might. It is also the issue of chambers. All of you might be knowing that the issue of chambers was pending for long years. It is only after the intervention of myself and Justice Suryakant, the chambers in the new building could be resolved. So please don't have any apprehensions. I believe in dialogue. My all colleagues will also on the same page. Like the present Chief Justice of India, I also believe in the principle that the Chief Justice of India is only the first amongst equals. And I assure you on behalf of all my colleagues that all of us will collectively work together, both the bar and bench, and try to resolve all the issues. Bidding farewell to a Chief Justice is not just a ceremonial concern or occasion. It is a moment to reflect on their contributions, to honor their services, and contemplate the evolving role of the judiciary in safeguarding the rights and liberties of people. It is in this background that we reflect on the distinguished career of Chief Justice Sanjeev Khanna. As everyone knows, he comes from a family deeply rooted in the legal profession and academia. His father served as a judge of the Delhi High Court, and his mother was an academician. However, it is his uncle, Justice Hansraj Khanna, who had the most significant influence on his decision to pursue a career of law.
Rachana ji has already referred to his earlier desire to become a chartered accountant, and therefore I will not repeat it. As I said in the court in the morning, that Justice Khanna had very big shoes to fill. They were saying that with great power comes great responsibility. And the same holds true for those who come from a family with a legacy of unwavering commitment to justice. Belonging to such lineage is not just a matter of pride. It carries with it a great responsibility to uphold and carry forward the ideals of justice, integrity, and constitutional values. Justice Sanjay Khanna began his legal career in 1983 and initially started practice in Tis Hazari district courts and later shifted to Delhi High Court. His areas of specialization has already been told to us by the earlier speakers. His appointment as a judge of Delhi High Court, Justice Sanjeev Khanna brought with him values deeply rooted in the grassroots of the Indian legal system. His years of practice in the district courts had given him a deep understanding of the struggles of the litigants. Notably, his willingness to take up pro bono cases early in his litigation career reflected his resolve to use the law as a tool for public service. These experiences shaped his judicial outlook and reinforced his belief in the transformative power of the Constitution. As the judge of the Supreme Court since 2019, Justice Khanna has delivered several landmark judgments that have significantly shaped Indian constitutional law and explained core legal principles. In his judgments, he emphasized personal liberty, public trust, protection of fundamental rights, secularism, among many legal principles, and explained concepts such as the test of proportionality to adjudicate constitutional challenges to any legislation. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के 2 फैसलों पर ध्यान दिया है, जिनमें 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है जो पिछले 1 दशक से अधिक समय से हिरासत में थे। इन फैसलों को 2 साल बाद सुनाया गया था। आरोपी पिछले 1 दशक से अधिक समय से हिरासत में थे, जो एक लंबी अवधि है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले। झारखंड हाई कोर्ट ने 2 साल बाद इन आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसलों पर ध्यान दिया और न्यायपालिका की जवाबदेही पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों का निपटारा करने के महत्व पर जोर दिया, खासकर उन मामलों में जहां आरोपी लंबे समय से हिरासत में है। यह मामला न्यायपालिका की दक्षता और जवाबदेही से संबंधित है। यह मामला मानव अधिकारों के संरक्षण से भी संबंधित है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 18 मई तक स्क्राइब बदलने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। मामले की पृष्ठभूमि है कि दिव्यांग उम्मीदवारों ने यूपीएससी के नियमों को चुनौती दी थी, जिसमें स्क्राइब बदलने के लिए आवेदन करने की समय सीमा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों के हित में फैसला सुनाया और उन्हें 18 मई तक स्क्राइब बदलने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। महत्वपूर्ण मुद्दे। दिव्यांग अधिकारों का संरक्षण। यह मामला दिव्यांग अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। शिक्षा और रोजगार में समानता। यह मामला शिक्षा और रोजगार में समानता के अधिकार से भी संबंधित है, जो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों के हित में फैसला सुनाकर न्यायपालिका की जवाबदेही का प्रदर्शन किया। दिव्यांग अधिकारों की रक्षा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिव्यांग अधिकारों की रक्षा होगी और उन्हें समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.